हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 6 कंटिन्यूएशन में है। हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए थे, 30 के बाद करते हैं आज। इससे पहले के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे पड़े हैं, आप लोग वहाँ से देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रूट से उनके एडिबल पार्ट से मैच कराना है, खाने योग्य भाग से मैच कराना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कठिन होते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर 3-4 फलों की एनाटॉमी जान जाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि 1-2 ऑप्शन ऐसे ज़रूर रहेंगे जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो सेब और नाशपाती की एनाटॉमी लगभग एक जैसी होती है। आप सेब को बीचों बीच से काटे होंगे, नाशपाती को भी काटे होंगे और ऑब्जर्व किए होंगे कि स्ट्रक्चर लगभग सेम है। इसलिए सेब और नाशपाती का जो एडिबल पार्ट होता है वो कॉमन होता है। इस क्वेश्चन को कर लेंगे अभी। 2-3 बेसिक सी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं पहले। आप यहाँ पे भी लीची को पकड़िए। लीची में आप क्या देखते हैं, ऊपर से छिलका रहता है, फिर उसके अंदर खाने वाला भाग होता है, फिर उसके अंदर एक मोटा सा बीज होता है। यानी आपने लीची फ्रूट में 3 लेयर देख ली। सबसे ऊपरी लेयर छिलका होता है, ये वाला जो भाग होता है ये खाने वाला भाग होता है, और ये जो बीच में है डार्क ये बीज है। ये जो मध्य वाला भाग है ये बिल्कुल फ्लैसी होता है। इसी भाग को बोला जाता है एरिल। लेकिन आप इसी के विपरीत नारियल का एग्जाम्पल लेंगे तो नारियल में क्या क्या लेयर देखते हैं आप। सबसे ऊपर तो कठोर सेल होता है, इस सेल के अंदर नारियल होता है, फिर उसके अंदर पानी भरा होता है। ये चीज़ देखते हैं ना नारियल में। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो गया। यहाँ पे तो बीच में पानी भरा है, यहाँ तो बीज है नहीं कोई। तो सबसे अंदर वाला भाग पीने वाला, उसके ऊपर वाला भाग खाने वाला, और सबसे ऊपर वाला सेल यानी खोल। तो ये जो बीच में लिक्विड मटेरियल भरा है इसी को एंडोस्पर्म बोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने लीची का एग्जांपल पढ़ा। ऊपर छिलका है, फिर छिलके के नीचे ये खाने वाला भाग है जिसे एरिल बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर बड़ा सा बीज होता है। तो हम लोग बीज तो नहीं खाते हैं इसका, यही सफ़ेद वाला भाग खाते हैं, ये एरिल होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको किस में दिखता है? अगर आप गौर करें अनार के केस में, यहाँ पे देखिए लीची में आपने एरिल देखा, सबसे ऊपर छिलका देखा था, यहाँ पे भी आप छिलका देख सकते हैं। छिलके के नीचे आपने एरिल भाग को देखा था जो खाने योग्य होता है लीची में। अनार के केस में भी वही चीज़ है। अनार को तो हम लोग देखे ही है ना भाई, इतना भी महंगा नहीं है। इस बीज के ऊपर जो आपको पल्प दिख रहा है ये हम लोग खाते हैं, इसी से जूस बनता है। इसी भाग को बोलते हैं एरिल। तो यहाँ पे अनार हुआ और लीची हुई, इसमें खाने वाला भाग क्या होता है? एरिल। क्लियर है? अब तो नहीं भूलेंगे। यहाँ पे आप सेब और नाशपाती को देख सकते हैं। सेब और नाशपाती का एनाटॉमी बिल्कुल सेम है। इस फल में बाहरी लेयर में कोई सेल नहीं होता है, छिलका नहीं होता है, उतना हार्ड छिलका नहीं होता है, बस इसको स्किन बोला जाता है, सेल नहीं बोलते हैं। स्किन के नीचे वाला जो भाग है वो पूरा हम लोग खाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? थैलेमस। ठीक है, ये आउटर कोट है। फिर ये वाइट वाला जो पोर्शन है हम लोग नारियल जिसे बोलते हैं, खाते हैं। अंदर सबसे अंदर पानी है, लिक्विड मटेरियल है, जिसे एंडोस्पर्म बोला जाता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये बीन का स्ट्रक्चर है। बीन समझ रहे हैं? बीन की तरह आपको काजू भी दिखता है, यहाँ पे सोयाबीन भी आ जाएगा। इसका जो एडिबल पार्ट है उसे बोलते हैं कोटिलिडन्स, हिंदी में बोलते हैं बीज पत्र। ठीक है, लीची को हम लोगों ने एरिल देखा, अनार होता तब भी एरिल लगा देते। काजू को अभी देखा हम लोगों ने बीज पत्र। नारियल को हम लोगों ने एंडोस्पर्म देखा था। सेब और नाशपाती को क्या देखा था? थैलेमस देखा था, यानी पुष्पासन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 32 देखिए। हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, यहाँ पे तो आप हिंदी से ही समझ जाएंगे, औत की अध्ययन यानी ऊतक की स्टडी, टिश्यूज़ की स्टडी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। और बीजों के अध्ययन को, सीड्स के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी बोला जाता है। चलिए 33 देखिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपना 64वां स्थापना दिवस कब मनाया? DRDO के बारे में पूछ रहे हैं। काम क्या है DRDO का? हम सभी लोग जानते हैं, हाई लेवल डिफेंस प्रोडक्ट बनाती है। अब वो डिफेंस प्रोडक्ट हेलीकॉप्टर भी हो सकता है और मिसाइल भी हो सकती है। 1 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है। चलिए 34। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड ऑन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 1975 में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। इसके उपलक्ष्य में विश्व हिंदी दिवस को पहली बार मनाया गया था। एक स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछता रहता है एग्जाम, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पे? ये मॉरिशस में है। 2018 में बना था, उस टाइम जो एग्ज़ाम हुए थे उस टाइम तो पूछ लिया था। अब खैर पुराना हो गया, फिर भी जाने रहें थोड़ा। लेकिन ध्यान रखना ये विश्व हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं है। नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, तो यहाँ पे गलती मत कर देना, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ऑफिशियल भाषा के रूप में अपनाया गया था। इसलिए 14 सितंबर हमारे लिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, हो जाएगा।
ACC अंडर-19 एशिया कप किस देश में आयोजित हुआ? जस्ट फैक्ट है, याद कर लीजिए, संयुक्त अरब अमीरात। निम्नलिखित औषधियों में कौन एंटीबायोटिक नहीं है? आप लोग एंटी भी समझते हैं और बायोटिक भी समझते हैं। बायोटिक यानी लाइफ और एंटी यानी अगेंस्ट द लाइफ, यानी जो लाइफ को ख़त्म कर दे वो एंटीबायोटिक। लेकिन ये किसकी लाइफ ख़त्म हो रही है? हमारी और आपकी नहीं, ये उनकी लाइफ की बात हो रही है जिनकी वजह से हमारा शरीर बीमार पड़ा है, यानी पैथोजेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं रोगाणु। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये फंगस भी हो सकता है, ये प्रोटोजोआ भी हो सकता है। तो ऐसी दवाएं जो बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ को किल कर दे, मार दे, वो एंटीबायोटिक है। चलिए, ये तो एंटीबायोटिक का मतलब हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि एंटीबायोटिक हर एक बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाती है, हर एक फंगस को किल नहीं कर पाती है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है या बहुत ज़्यादा आपको फीवर है तो एंटीबायोटिक्स थोड़ी ना खाते हैं, एंटीपायरेटिक्स खाते हैं। एंटीपायरेटिक्स में क्या खाते हैं हम लोग? क्रोसिन खा लेते हैं, एस्पिरिन खा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपको दिख रहा है एस्पिरिन, ये एंटीबायोटिक नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन एंटीबायोटिक हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 देखिए, साइक्लोनाइट क्या है? साइक्लोनाइट ही RDX है, साइक्लोनाइट ही T4 है। T4 इटली में बोला जाता है। RDX तो समझ रहे होंगे ना, एक्सप्लोसिव है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी RDX के खोजकर्ता पूछ लेते हैं, तो हैनिंग का नाम याद रखें, ये जर्मनी के थे। 38 में 1 किलोवाट आवर कितने जूल ऊर्जा के बराबर होता है? हमारे और आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट के फॉर्म में आता है। यूनिट तो हम लोग सामान्य भाषा में यूज करते हैं, लेकिन वास्तव में आपने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च की है वो किलोवाट आवर में लिखा जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है? ये पावर और टाइम का मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है ना। तो यहाँ पे आपको टाइम भी दिख रहा है और पावर की यूनिट भी दिख रही है। इसका मतलब ये भी है कि आप 1 घंटे में 1000 वाट यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो 1 यूनिट बिल आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, यदि वाट से जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पे जल्दी से कन्वर्जन कर लीजिए 1 किलोवाट आवर का। 1 किलोवाट आवर से हमने पहले 1000 वाट आवर बना लिया, तो यहाँ पे जो घंटा है उसको सेकंड में बना लीजिए। तो 1000 का 1000 लिख दिया, वाट का वाट लिख दिया। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे हमने अब सेकंड लिख दिया। 3 जीरो यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 जीरो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये 10⁵ हो गया और वाट और सेकंड हो गया साथ में। लेकिन ऑप्शंस में सब 10⁶ दिख रही है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे 3.6 10⁶ वाट सेकंड हो गया। अब यहाँ पे वाट से हम जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो वाट को हटा दीजिए और वाट की जगह लिख दीजिए जूल प्रति सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट गया, कितना बचा? 3.6 × 10⁶ × जूल। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 देखिए, ये तो ईंट पर नाची से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। एक शब्द यहाँ पर नया दिख रहा है, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। बाकी मिला लीजिए। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, सही मैच है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, गलत मैच है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, ये गलत मैच है। सही पूछा था यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 में क्या है? पौधे प्रोटीन संश्लेषण हेतु किसका प्रयोग करते हैं? अब ये प्रोटीन संश्लेषण क्या है? हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, हम लोग प्लांट्स में रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। ये रेस्पिरेशन समझ रहे हैं ना? रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग, सांस लेना। प्लांट्स भी सांस लेते हैं, जैसे ह्यूमन और एनिमल्स लेते हैं। उनको भी रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ऐसे ही प्लांट भी ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस कहाँ होता है? ये रेस्पिरेशन में होता है। रेस्पिरेशन एक तरीके से फोटोसिंथेसिस के अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट। फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ते हैं कि सनलाइट का यूज करके प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड तैयार करते हैं, यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का रिजल्टेंट होता है। यहाँ तक तो पौधों का भोजन तैयार हो गया। अब इस भोजन से एनर्जी कैसे मिलेगी प्लांट्स को? एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्लांट्स को रेस्पिरेशन करना पड़ता है। अब ये रेस्पिरेशन होता कहाँ पे है? ये प्लांट्स की पत्तियों से होता है, ये स्टेम से भी हो सकता है, तने से हो सकता है और ये जड़ों से भी होता है। यानी पेड़ पौधे 3 जगह से सांस लेते हैं। पत्तियों में आपने स्टोमेटा पढ़ा होगा, यानी छोटे छोटे से जो छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं। इन्हीं रंध्रों के माध्यम से, छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन पत्ती के अंदर एंटर करती है और पत्तियों के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। इसका मतलब है कि पत्तियों से ऑक्सीजन इनटेक करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। उसी तरह स्टेम से भी ऑक्सीजन एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसी क्रम में जड़ें भी ऑक्सीजन को इनटेक करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती हैं। ये होता है रेस्पिरेशन में। क्लियर है?
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस से काम नहीं चलेगा, सिर्फ भोजन बना लेने से काम नहीं चलेगा, इस भोजन से एनर्जी को भी तो एक्सट्रैक्ट करना है। जब तक रेस्पिरेशन नहीं होगा पेड़ पौधे जिंदा नहीं रह पाएंगे। आप लोग पढ़ते रहते होंगे कि पत्तियों पे कभी कभी धूल जम जाती है तो वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाते हैं, और साथ साथ में ये भी आप सीख लीजिए कि वो रेस्पिरेशन भी नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से आप लोग प्रोटीन संश्लेषण के बारे में भी याद रखें। यहाँ पे जो इनपुट चाहिए वो नाइट्रोजन का चाहिए, तब जाके प्रोटीन का सिंथेसिस हो पाता है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए 41 देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काशी को तैयार किया जा रहा है। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO मेंबर कितने हैं बताएंगे? 8 मेंबर है। पाकिस्तान भी मेंबर है, अब इंडिया भी मेंबर है SCO का। 2017 में इनको मेंबरशिप मिली थी। चलिए 42, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसको पहले अगरतला हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा ये नया नाम है। अगरतला कहाँ की कैपिटल है? त्रिपुरा की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना ये करंट में था भी, PM मोदी साहब यहाँ पे गए थे इस हवाई अड्डे पे, और यहाँ पे जो एक टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करना था तो उस उद्घाटन के लिए गए थे, तो ध्यान रखना। 43 देखिए, निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग में भाग लिया? यह प्रोग्राम इंडिया और USA के बीच में होने वाला एक डायलॉग है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन सब डायलॉग में बातें क्या होंगी? वही सब जो हर मंच पे की जा रही हैं। टेक्नोलॉजी का उन्नयन करेंगे, क्षमता निर्माण करेंगे, साइबर की जानकारी एक दूसरे से शेयर करेंगे, ये सब चीज़ें। चलिए 44, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पोषक तत्व या तत्वों में कौन सा पौधों के वृहद पोषक तत्व हैं? ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पे पेड़ पौधों की ज़रूरत के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी ज़रूरत कम होती है प्लांट्स के लिए। ज़रूरत तो होती है लेकिन कम होती है। 17 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो प्लांट्स को हर हालत में चाहिए ही चाहिए। अगर किसी एक की भी कमी हो गई तो कोई ना कोई रोग हो जाएगा प्लांट पे, जैसे हम सभी में भी होता है। कैल्शियम कम खाओगे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, विटामिन C नहीं लोगे तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे, ज़्यादा मसाला वाला खाना खाओगे तो ऊपर से तो जवान रहोगे, लीवर बूढ़ा हो जाएगा लेकिन ज़िंदा तो रहोगे ना। उसी तरह प्लांट्स में भी होता है कि इनको भी सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं किसी न किसी मात्रा में। ज़्यादा मात्रा में जो चाहिए होते हैं वो मैक्रो हो जाते हैं, जिनको कम मात्रा में चाहिए होते हैं वो माइक्रो हो जाते हैं। बस इतना सा फ़र्क है। हम लोग NPK पढ़ते रहते हैं। जो भी फसल के लिए उर्वरक डाले जाते हैं उस उर्वरक में भी NPK रहता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, इसलिए क्या है ये मैक्रो है। कार्बन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए। प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन भी कितनी महत्वपूर्ण है ये आपने अभी रेस्पिरेशन में देखा था पिछले क्वेश्चन में। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन कितनी इंपॉर्टेंट है। भले ही ये नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में लिया जाता हो प्लांट्स के द्वारा। प्लांट्स की पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट क्या है? मैग्नीशियम। प्लांट की बॉडी में अगर मैग्नीशियम सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये कैसा होगा, मैक्रो हुआ कि माइक्रो हुआ? ऑब्वियसली मैक्रो हुआ। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और वहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन, जिंक, कॉपर, बोरॉन हुआ, मैग्नीज हुआ, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैग्नीज और मैग्नीशियम में कन्फ्यूज मत होना, मैग्नीशियम मैक्रो है, मैग्नीज माइक्रो है। तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम। 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं। दृष्टि वालों ने इसका आंसर B दिया, पर मुझे ये गलत लग रहा है। मैग्नीशियम भी मैक्रो होता है, तो यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा। ठीक, एक बार आप लोग गूगल कर लेना। 45 में गुरुत्वीय जल को पौधे अपनी जड़ों द्वारा आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है कोशिका जल को पौधे अपनी जड़ों द्वारा आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते। वीडियो को पॉज करें और अच्छे से समझें प्रश्न को, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हम तो भैया एक ही शब्द जानते हैं, वाटर। एक कैपिलरी वाटर क्या आ गया, ग्रेविटेशनल वाटर क्या आ गया। हम लोग जाइलम पढ़ते हैं, फाइलम पढ़ते हैं। जाइलम में हम लोग यही पढ़ते हैं कि यहाँ पे जल को एब्जॉर्ब किया जाता है जड़ों के द्वारा, रूट्स के द्वारा। लेकिन ये जल कौन सा था, कैपिलरी वाटर था या ग्रेविटेशनल वाटर था, ये तो कभी सीखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। इस जल को तो हम लोग सिर्फ मृदा जल के रूप में जानते हैं, सॉइल वाटर के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे दोनों में फ़र्क समझ ले रहे तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ग्रेविटी से क्या समझ में आ रहा है? इन जनरल हम लोग यही समझते हैं कि कोई वस्तु अगर ऊपर है तो वो नीचे आती है, तो ग्रेविटी हम लोग उसको समझते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट वर्षा वाले जल पे लगा दीजिए, रेनफॉल वाले वाटर में लगा दीजिए। वर्षा का जो जल होता है वो सैचुरेशन के बाद एक समय बाद बहुत नीचे चला जाता है। इतना नीचे चला जाता है कि वहाँ पे पेड़ की जड़ें पहुँच ही नहीं पाती हैं।
तो यहाँ पे जाइलम का कोई यूज ही नहीं हो पाता। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। दूसरा जो कैपिलरी वाटर लिखा है, कैपिलरी वाटर का मतलब है ये जो आपको सॉइल के पार्टिकल दिख रहे हैं, इन पार्टिकल के बीच में वाटर ट्रैप होता है। इसी वाटर को ये जड़ें सक करती हैं जाइलम के माध्यम से। अब आपको यहाँ पे क्लियर है कि किस वाटर को यूज कर पा रही हैं जड़ें, कैपिलरी वाटर को यूज करती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया, क्योंकि पहले में लिखा है कि गुरुत्वीय जल को पौधे की जड़ें आसानी से प्राप्त कर लेती हैं। इस पानी को तो यूज ही नहीं कर पाती हैं जड़ें। दूसरा है कोशिका जल को पौधे अपनी जड़ों द्वारा आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते। ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, दोनों गलत हैं। सही बताना था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46, ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है। तो आसान से क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में मेजर करते हैं। पर सेकंड कोई वेव जितनी साइकिल कंप्लीट कर रही है वो उसकी आवृत्ति हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 वेव बनाई, 1 सेकंड का अंतराल है। इस वेव को देखिए, दूसरी वेव को देखिए और तीसरी वेव को देखिए। सबसे कम साइकिल किस में है? पहली वेव में। उससे ज़्यादा साइकिल दूसरी वेव में। सबसे ज़्यादा साइकिल 1 सेकंड में तीसरी वेव में दिख रही है। इसका मतलब है कि तीसरी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। जैसे आप पराश्रवित तरंगों के बारे में पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी 20,000 प्लस होती है। आसान नहीं होता है सुन पाना, जानवर ही सुन पाते हैं। चलिए 47, यहाँ पे धातु से उसका संबंधित रोग मिला दीजिए। सबसे आसान कौन सा लग रहा है आपको? आर्सेनिक पढ़ते रहते हैं, कैडमियम पढ़ते रहते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसे बोलते हैं, पेंट्स में बहुत होता है, हवा में बहुत ज़्यादा पीवीसी है। तो इसका सीधा संबंध श्वसन संबंधी समस्या है। यहाँ पे मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, पल्मोनरी डिसीज़। तो आप सी का 4 मिला दीजिए, एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्सेनिक से फेफड़े का कैंसर होता है, कैडमियम से ब्रेन स्वेलिंग की दिक्कत होती है, पीवीसी हम लोगों ने देख लिया, और बेरियम हड्डियों की कमजोरी। हो जाएगा। चलिए पॉज कर लेना, वीडियो सीख लेना। 48 देखिए, 48 में भी मैच कराना है। विश्व गौरैया दिवस 2016 PCS पूछा था, 20 मार्च याद रखा करें हमेशा। बी का 3 हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य से आप 7 अप्रैल याद रखें। अप्रैल नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य से 7 तो याद आ रहा कम से कम। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसी टेस्ट में हम लोग क्वेश्चन किए। रमन इफेक्ट याद आ रहा, CB रमन साहब याद आ रहे हैं। 28 फरवरी को ही रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की गई थी। ए का 4 हो जाएगा। फिर एक ही बचा, विश्व महासागर दिवस 8 जून, डी का 1 हो जाएगा। 4321 कोडिंग बनी हम लोगों की, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 देखिए। 49, सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार एक हिंदू पुरुष के मामले में संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन है जिसकी केवल एक बेटी है और उसकी वसीयत लिखे बिना मृत्यु हो जाती है? फादर हैं, उनकी एक ही संतान है, बेटी, वसीयत लिखे बिना ही ये मर गए। तब इनकी जितनी भी संपत्ति होगी फादर की, उस सारी संपत्ति पे अधिकार बेटी का होगा। ये लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान प्रमुख कौन है? इसरो के चेयरमैन पूछ रहे हैं। के सिवन साहब तो अब है नहीं, डॉक्टर S सोमनाथ को इसरो का चेयरमैन बनाया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो 3 ऑप्शन में लिखे हैं वो सब चेयरमैन रह चुके हैं। 51 देखिए, चीन का नया सीमा कानून लागू हुआ। चीन का भारत के साथ सीमा विवाद हमेशा बना रहता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा है। 1 जनवरी 2022 से नया सीमा कानून लागू हुआ चीन का। इसी कानून के तहत चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की बहुत सारी जगह हैं जिसके नाम बदल दिए। 52 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयरबॉर्न डिसीज? वायु वाहित रोग नहीं है। वायु के माध्यम से जो भी डिसीज स्प्रेड होती हैं वो वायु वाहित रोग कहलाते हैं। जैसे श्वास का रोग हुआ, खांसी हुआ, छींकना हुआ, ये सब वायु वाहित रोग हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन तो बहुत कठिन दिए हैं। चिकन पॉक्स ये एयरबॉर्न डिसीज है, क्रिप्टोकॉक्सिस भी है, एंथ्रेक्स भी है। यहाँ पे ब्रोंकाइटिस एयरबॉर्न डिसीज नहीं है। ब्रोंकाइटिस में आर्टरीज में सूजन हो जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? देखिए आप लोग 3 प्रकार के फूड पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। सबका अलग अलग काम है। कार्बोहाइड्रेट की सहायता से बॉडी में एनर्जी सप्लाई होती है, प्रोटीन के माध्यम से मसल बिल्डिंग होती है, सेल्स का निर्माण होता है, टिश्यूज़ का निर्माण होता है। अगर कोई मेहनत वाला आप काम कर रहे हैं, मसल्स ब्रेक हो जाती हैं, तो मसल्स को रिपेयर करने का भी काम प्रोटीन करता है। विटामिन प्रोटेक्टिव फूड होता है, रोगों से रक्षा करता है। कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल एग्जाम्पल क्या होता है? ग्लूकोज पढ़ते हैं, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सुक्रोज है, लैक्टोज है, सेलुलोज है, ये सब शर्करा के ही तो रूप हैं और शर्करा ही कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्लियर है? चलिए 54 देखिए, मैचिंग करा दीजिए जल्दी से। ल्यूकीमिया बहुत खतरनाक रोग है, ब्लड सेल्स ही बनना बंद हो जाती हैं, यानी ये ब्लड सेल से संबंधित है। सही मैच है। 6 रोग, इसको ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं और इसको TB भी बोलते हैं।
खांस के फेफड़े फाड़ लेते हैं लोग, ये फेफड़ों से संबंधित है। गोनोरोइया रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। इस रोग में पेशाब करते समय पेनफुल और बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होती है। यह रोग पुरुष और महिला दोनों में होता है। महिला में वेजिनल डिस्चार्ज की समस्या बढ़ जाती है, वेजिनल ब्लीडिंग ज़्यादा होती है बिटवीन द पीरियड्स। ये सही मैच है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और टिटनेस से बहुत ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, बॉडी पेन होता है। इस रोग को लॉक जॉ भी बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉक जॉ यानी जबड़ा ही जगड़ जाता है। तो हो जाएगा, तो ये तो गलत मैच है ना, हृदय से संबंधित नहीं है, गलत पूछा था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब जल्दी से ये बता दीजिए कि कौन बैक्टीरियल है कौन वायरल है। ल्यूकीमिया ये वायरल डिसीज है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिसीज है, गोनोरिया बैक्टीरियल डिसीज है और टिटनेस भी बैक्टीरियल डिसीज है। ब्लड कैंसर को ही ल्यूकीमिया बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से आंसर डी हो गया। 55 देखिए, साबुन के संगठक में कौन शामिल है। सेक्शन 9, 10, 11, 12 में हम लोग पढ़े हैं, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। लवण यानी स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे दोनों करेक्ट है, फैटी एसिड का पोटेशियम लवण और सोडियम लवण, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 56, मानव रक्त का औसतन पीएच मान क्या है। ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू पूछ रहे हैं। हम लोग को पता है कि जो ब्लड होता है वो बेस होता है, क्षार होता है ना, एसिड तो नहीं होता है, लेकिन लाइट बेस होता है। 0 से 7 तक एसिड, 7 से 14 तक बेसिक। ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो है 7.35 से 7.45, यानी थोड़ा क्षारीय है। तो यहाँ पे आप एवरेज वैल्यू 7.4 मान लीजिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 57 देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 5 नए अस्थायी सदस्य मिले हैं, निम्नलिखित में से कौन उसमें से नहीं। इसको सिनॉप्सिस से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए यूएनएससी के नए 5 अस्थायी सदस्य, अल्बानिया, ब्राज़ील, गबन और घाना और यूएई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, टोटल मेंबर कितने होते हैं, 15 होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं और 5 परमानेंट होते हैं। एक कंट्री यूरोपियन कॉन्टिनेंट का है, दूसरी कंट्री साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की है, बाकी ये 2 कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हैं और यूएई एशियन कॉन्टिनेंट की। तो उसको जल्दी से कर लीजिए। आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखा, अल्बानिया को देखा, गबन को भी देखा, माली को नहीं देखा। माली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 58, पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया, अभी किस घराने से थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड लेवल पे जो कथक को पहचान दिलाई वो कौन थे, बिरजू महाराज साहब थे। ये लखनऊ घराने से थे। इनका जो ओरिजिनल नाम है वो ब्रजमोहन नाथ मिश्रा है, इस नाम को याद रखें, ठीक है, पीसीएस पूछ सकता है। चलिए 59 देखिए, यहाँ पे नीट 3.0 का उद्देश्य क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। यहाँ पे देखिए, नीट यानी नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। यह प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लाया गया, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी बोलते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस अलायंस का पर्पज़ क्या है, एजुकेशन को टेक इनबिल्ट करना। जो भी टेक्निकल कोर्सेज हैं उनको भी अब रीजनल भाषा में कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान प्रदान करना। चलिए 60 देखिए, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका भार घटेगा कि बढ़ेगा। रस्ट को, जंग को केमिकली कैसे लिखते हैं, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। यही कंपाउंड लोहे का वेट बढ़ा देता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना ही कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।